हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। तो हमारा क्या आज देखेंगे लेक्चर में कक्षा 10 के जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना। और देखिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका अध्याय 6 है। एनसीईआरटी के हिसाब से कक्षा 10 के एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? अध्याय 6 है। और देखिएगा इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सजीव तथा निर्जीव किसे कहते हैं ये देखेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारा है जीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है। तो चलिए सबके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या है और क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर डिटेल में सब कुछ करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सजीव यानी कि सजीव किन्हें कहते हैं? लिविंग। इंग्लिश में सजीव क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं भाई साहब। जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं वे सजीव कहलाती हैं। यानी कि जिनमें ये सब जैविक क्रियाएं पाई जाएंगी, पोषण, पाचन, श्वसन, गति, वृद्धि, जनन की, उन्हें हम सब क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग सजीव कहेंगे। ठीक है ना। ऐसी चीजें सजीव कहलाएंगी। इसका उदाहरण जैसे आप लोग जानते हैं मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, गाय, पौधे आदि, ये सब क्या है? आपका सजीव के उदाहरण है। ठीक है ना। ये लोग क्या होते हैं? आपके सजीव होते हैं। चलिए अब लोग हम देख लेते हैं निर्जीव किन्हें कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है? जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? आप निर्जीव कहेंगे। ठीक है ना। जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं या निर्जीव कहते हैं उन्हें। ठीक है। यानी जैविक क्रियाएं क्या? पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, यही सब क्या है? जैविक क्रियाएं। जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई साहब? आप लोग जानते हैं जैसे पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि, ये सब क्या है? निर्जीव है। ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए नोट में एक बात याद रखिएगा कि विषाणु यानी कि वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात मुक्त अवस्था में यह निर्जीव अणु की तरह होता है, लेकिन जब यह किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो यह सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब तक ये क्या रहेगा? वातावरण में उपस्थित रहेगा, तब तक क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। जैसे ही किसी कोशिका को क्या करेगा? संक्रमित करेगा, सजीव हो जाएगा। देखिए चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर समझा दिया गया है। जैसे ये कहाँ पर है? जब ये आपका वायरस कहाँ पर है? वातावरण में है, यानी कि मुक्त अवस्था में है, तो कैसा है? ये निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसा है? निर्जीव की तरह। लेकिन जब ये किसी कोशिका में है, क्या कहाँ पर चला जाएगा? कोशिका में, यानी कि कोशिका को क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। यानी कि जीवित कोशिका कहाँ चला गया? अंदर चला गया। ठीक है। तब यह किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? सजीव की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम दो सारणी बनाएंगे। एक में लिखेंगे सजीव यानी कि लिविंग और दूसरे में निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। देखिएगा इनमें पहला अंतर होता है इनमें वृद्धि होती है। सजीव में क्या होगी? वृद्धि, और इनमें वृद्धि नहीं होती है। ये तो बहुत आसान सी बातें हैं। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। ठीक है ना। और देखिएगा जल, भोजन, वायु की आवश्यकता होती है किनको? सजीवों को। और इन्हें क्या हो जाएगा? जल, भोजन, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। और देखिए चौथा हो जाएगा आपका जनन, श्वसन, उत्सर्जन का गुण पाया जाता है सजीवों में, और जनन, श्वसन, उत्सर्जन का गुण नहीं पाया जाएगा कहाँ पर? निर्जीवों में। ठीक है। और नंबर 5 में हम लोग उदाहरण लिख देंगे, जैसे क्या? मनुष्य, मेढक, गाय, पौधे आदि। ठीक है ना। और इसमें क्या लिख देंगे? पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि। ये क्या होते हैं? आपके अंतर होते हैं सजीव तथा निर्जीव में। ठीक है। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। प्रोसेसेस भी बुक में लिखा है, तो आप जैसा भी चाहें। देखिएगा जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? जैव और प्रक्रम। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, जैसे जैव का मतलब क्या हो जाएगा? आपका जीवन हो जाएगा। और प्रक्रम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रक्रियाएं या क्रियाएं। ठीक है ना। प्रक्रियाएं या क्रियाएं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते क्या? जीवन की प्रक्रियाएं या जीवन की क्रियाएं। ठीक है। यानी कि एक जीव को जीवित बनाने रखने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होगी उन्हें क्या कहेंगे? हम जैव प्रक्रम करेंगे। देखिएगा डिफिनीशन में ही लिखी गई है बात। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है ना। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। अथवा देखिएगा एक तरीके से और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जैव प्रक्रम कहलाते हैं या कहलाती हैं। ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं।
ये अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब देखिए इंग्लिश में तो बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है ना। अनुरक्षण का मतलब ही यही होता है क्या, शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक कार्य जो होते हैं आपके, उन्हीं को क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। तो कौन कौन से एक जीव को जीवित रखने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, देखिएगा यहाँ पर जैसे लिखा गया है, जैसे क्या, पोषण की जरूरत होती है, श्वसन की जरूरत होती है, परिवहन की और उत्सर्जन की जरूरत होती है, इन्हीं सब। तो चलिए चलते हैं हम सब आगे अब, ठीक है ना। देखिए नोट में एक बात याद रखिएगा, उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जैविक क्रियाएं या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम सभी एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। या उपापचयी प्रक्रियाएं कहें या जैविक क्रियाएं कहें या जैव प्रक्रम कहें, सभी बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो एक बात ऐसे याद रखिएगा कि जीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है उपापचयी क्रियाएं, दो प्रकार की होती हैं। जीवन प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं भाई साहब, देखिए पहला क्या होता है आपका, उपचयी क्रियाएं। कौन सी उपचयी क्रियाएं, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन, बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं एक लाइन में। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं या कहलाती हैं। इतना तो आप अपने से जोड़ कर लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका एग्जाम्पल होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। आप लोग क्या करिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण इसका क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा सा यार टंग ओवर है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कई सारे क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि सरल क्या है आपके, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं, छोटे छोटे क्या हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं जो मिलकर एक बड़े से क्या कर दे रहे हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उपचयी क्रियाएं कहेंगे, सॉरी उपचयी क्रियाएं कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे ऐसी क्रियाओं को, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया फिगर के माध्यम से। और देखिएगा दूसरा हमारा होता है अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या होता है आपका, उपचयी का उल्टा होता है। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई साहब, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल होता है आपका पाचन, श्वसन आदि, ठीक है ना। ये क्या है इसके एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जरूर से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में विकल्प में पूछ लेता है। देखिए फिगर के माध्यम से इसे भी हम इसे समझ सकते हैं कि देखिए क्या था आपका, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है, ये फिर क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि विखंडित हो जाता है, किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है। देखिएगा ये क्या है, उल्टा है किसका, उपचयी का, ठीक है ना। उपचयी क्रियाओं का क्या है, उल्टा है। देखिएगा अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को चार भागों में बांट लेते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी दी है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस अध्याय को चार भागों में बांट लेते हैं। तो पहला भाग हमारा कौन सा होता है भाई साहब, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है आपका पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हमारा दूसरा भाग होता है श्वसन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। और हमारा तीसरा भाग होता है वहन या परिवहन, ठीक है, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। और लास्ट और चौथा भाग होता है आपका उत्सर्जन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।